नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे इस चैनल कहानी सुनेंगे में। आज जो कहानी मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसे लिखा है मोहन राकेश ने और कहानी का नाम है एक और ज़िंदगी। तो बने रहिए हमारे साथ और आप सब भी कहानी का लुत्फ़ उठाइए। और उस एक क्षण के लिए प्रकाश के हृदय की धड़कन जैसे रुकी रही। कितना विचित्र था वह क्षण, आकाश से टूटकर गिरे हुए नक्षत्र जैसा। कोहरे के वक्ष में एक लकीर सी खींचकर वह क्षण सहसा व्यतीत हो गया। कोहरे में से गुजरकर जाती हुई आकृतियों को उसने एक बार फिर ध्यान से देखा। क्या यह संभव था कि व्यक्ति की आंखें इस हद तक उसे धोखा दें? तो जो कुछ वह देख रहा था वह यथार्थ ही नहीं था। कुछ ही क्षण पहले जब वह अपने कमरे से बाहर निकलकर बालकनी पर आया था, तो क्या उसने कल्पना में भी सोचा था कि आकाश के ओर छोर तक फैले हुए कोहरे में गहरे पानी की निचली सतह पर तैरती हुई मछलियों जैसी जो आकृतियां नजर आ रही हैं, उनमें कहीं वे दो आकृतियां भी होंगी। मंदिर वाली सड़क से आते हुए दो कुहरीले रंगों पर जब उसकी नज़र पड़ी थी, तब भी क्या उसके मन में कहीं ऐसा अनुमान जागा था? फिर भी न जाने क्यों उसे लग रहा था जैसे बहुत समय से, बल्कि कई दिनों से वह उनके वहाँ से गुजरने की प्रतीक्षा कर रहा हो। जैसे कि उन्हें देखने के लिए ही वह कमरे से निकलकर बालकनी पर आया हो और उन्हीं को ढूंढती हुई उसकी आंखें मंदिर वाली सड़क की तरफ मुड़ी हों। यहाँ तक कि उस धानी आंचल और नीली नेकर के रंग भी जैसे उसके पहचाने हुए हों और कोहरे के विस्तार में वह उन दो रंगों को ही खोज रहा हो। वैसे उन आकृतियों के बालकनी के नीचे पहुंचने तक उसने उन्हें पहचाना नहीं था, परंतु एक क्षण में सहसा वे आकृतियां इस तरह उसके सामने स्पष्ट हो उठी थीं, जैसे जड़ता के क्षण में अवचेतन की गहराइयों में डूबा हुआ कोई विचार एकाएक चेतना की सतह पर कौंध गया हो। नीली नेकर वाली आकृति घूमकर पीछे की तरफ देख रही थी। क्या उसे भी कोहरे में किसी की खोज थी? और किसकी? प्रकाश का मन हुआ कि उसे आवाज दे, मगर उसके गले से शब्द नहीं निकले। कोहरे का समुद्र अपनी गंभीरता में खामोश था, मगर उसे उसकी अपनी खामोशी एक ऐसे तूफान की तरह थी जो हवा न मिलने से अपने अंदर ही घुमर कर रह गया हो। नहीं तो क्या वह इतना असमर्थ था कि उसके गले से एक शब्द भी ना निकले? वह बालकनी से हटकर कमरे में आ गया। वहां आते ही अपने अस्त व्यस्त सामान पर नजर पड़ी तो शरीर में निराशा की एक सिहरन दौड़ गई। क्या यह वही जिंदगी है जिसके लिए उसने? परंतु उसे लगा कि उसके पास कुछ भी सोचने के लिए समय नहीं है। उसने जल्दी जल्दी कुछ चीज़ों को उठाया और रख दिया, जैसे कि कोई चीज़ ढूंढ रहा हो और उसे मिल नहीं रही हो। अचानक खूंटी पर लटकती हुई पतलून पर नज़र पड़ी तो उसने पाजामा उतारकर जल्दी से उसे पहन लिया। फिर पल भर खोया सा रहा। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या चाहता है। क्या वह उन दोनों के पीछे जाना चाहता था या बालकनी पर खड़ा होकर पहले की तरह उन्हें देखते रहना चाहता था? अचानक उसका हाथ मेज पर रखे हुए ताले पर पड़ गया तो उसने उसे उठा लिया। जल्दी से दरवाज़ा बंद करके वह जीने से उतरने लगा। जीने पर आकर पता चला कि उसने जूता नहीं पहना है। वह पल भर के लिए ठिठक कर खड़ा रहा, मगर लौट कर नहीं गया। नीचे सड़क पर पहुंचते ही पांव कीचड़ में लथपथ हो गए। दूर से देखा वे दोनों आकृतियां घोड़े के अड्डे के पास पहुंच चुकी थीं। वह जल्दी जल्दी चलने लगा। पास से गुजरते हुए
एक घोड़े वाले से उसने कहा कि वह आगे जाकर नीली निकर वाले बच्चे को रोक ले, उससे कहे कि कोई उससे मिलने के लिए पीछे आ रहा है। घोड़े वाला घोड़ा दौड़ाता हुआ गया, मगर उन दोनों के पास न रुककर उनसे आगे निकल गया। वहां जाकर उसने न जाने किसको उसका संदेश दे दिया। जल्दी जल्दी चलते हुए भी प्रकाश को लग रहा था जैसे वह बहुत आहिस्ता चल रहा हो, जैसे उसके घुटने जकड़ गए हों और रास्ता बहुत बहुत लंबा हो गया हो। उसका मन इस आशंका से बेचैन था कि उसके पास पहुंचने तक वे लोग घोड़ों पर सवार होकर वहां से चल न दें, और जिस दूरी को वह नापना चाहता था वह ज्यों की त्यों न बनी रहे। मगर ज्यों ज्यों फासला कम हो रहा था, उसका कम होना भी उसे बहुत अखर रहा था। क्या वह जानबूझकर अपने को एक ऐसी स्थिति की ओर नहीं ले जा रहा था जिससे उसे अपने को बचाना चाहिए था? उन लोगों ने घोड़े नहीं लिए थे। जब वह उनसे 3-4 गज दूर रह गया तो सहसा उसके कदम रुक गए। तो क्या सचमुच अब उसे उस स्थिति का सामना करना ही था? पाशी! इससे पहले कि वह निश्चय कर पाता, अनायास ही उसके मुंह से निकल गया। बच्चे की बड़ी बड़ी आंखें अचानक उसकी तरफ घूम गई, साथ ही उसकी माँ की आंखें भी। कोहरे में अचानक कई कई बिजलियां कौंध गईं। प्रकाश 2-1 कदम और आगे बढ़ गया। बच्चा विस्मित आंखों से उसकी तरफ देखता हुआ अपनी माँ के साथ सट गया। पलाश, इधर आओ मेरे पास, प्रकाश ने हाथ से चुटकी बजाते हुए कहा, जैसे कि यह हर रोज की एक साधारण घटना हो और बच्चा अभी कुछ मिनट पहले ही उसके पास से अपनी माँ के पास गया हो। बच्चे ने माँ की तरफ देखा। वह अपनी आंखें हटाकर दूसरी तरफ देख रही थी। बच्चा और भी उसके साथ सट गया और उसकी आंखें विस्मय के साथ साथ एक शरारत से चमक उठी। प्रकाश को वहां खड़े खड़े उलझन हो रही थी। उसे लग रहा था कि खुद चलकर उस दूरी को नापने के सिवाय उसके पास कोई चारा नहीं है। वह लंबे लंबे डग भरकर बच्चे के पास पहुंचा और उसे अपने बाहों में उठा लिया। बच्चे ने एक बार किलकार कर उसके हाथों से छूटने की चेष्टा की, परंतु दूसरे ही क्षण वह अपनी छोटी छोटी बाहें उसके गले में डालकर उससे लिपट गया। प्रकाश उसे लिए थोड़ा एक तरफ हट आया। तूने पापा को नहीं पहचाना क्या? पहचाना था। बच्चा बाहें उसके गले में डालकर झूलने लगा। तो तू झट से पापा के पास क्यों नहीं आया? नहीं आया, कहकर बच्चे ने उसे चूम लिया। तू आज ही यहाँ आया है? नहीं, कल आया था। रहेगा या फिर लौट जाएगा? अभी 3 ताल दिन लहूंगा। तो पापा के पास मिलने आएगा ना? आऊंगा। प्रकाश ने एक बार फिर से उसे अच्छी तरह से सटाकर चूम लिया तो बच्चा चिल्लाकर उसके माथे, आंखों और गालों को जगह जगह चूमने लगा। कैसा बच्चा है? पास खड़े एक कश्मीरी मजदूर ने सिर हिलाते हुए कहा। अच्छा, तुम कहाँ रहते हो? बच्चा बाहें उसकी गर्दन में डाले जैसे उसे अच्छी तरह से देखने के लिए थोड़ा पीछे हट गया। वहाँ, प्रकाश ने दूर अपने कमरे की बालकनी की तरफ इशारा किया। तू कब तक वहाँ आएगा? अभी ऊपर दाकल दूध पीऊंगा, उसके बाद तुम्हारे पास आऊंगा। बच्चे ने एक बार अपनी माँ की तरफ देखा और उसकी बाहों से निकलने के लिए मचलने लगा। मैं वहाँ बालकनी में कुर्सी डालकर बैठा रहूँगा और तेरा इंतज़ार करूँगा। बच्चा बाहों से उतरकर अपनी माँ की तरफ भाग गया तो प्रकाश ने पीछे से कहा। क्षण भर के लिए
उसकी आंखें बच्चे की मांग से मिल गईं, परंतु दूसरे ही क्षण दोनों दूसरी तरफ देखने लगे। बच्चा जाकर माँ की टांगों से लिपट गया तो वह कोहरे के पार देवदारों की धुंधली रेखाओं को देखती हुई उससे बोली, तुझे दूध पीकर आज खिलन मर्ग नहीं चलना है क्या? नहीं, बच्चे ने उसकी टांगों के सहारे उछलते हुए सपाट सा जवाब दिया, मैं दूध पीतल पापा के पास जाऊंगा। 3 दिन 3 रातों से आकाश घिरा हुआ था। कोहरा धीरे धीरे इतना घना हो गया था कि बालकनी से आगे कोई रूप, कोई रंग नजर नहीं आता था। आकाश की पारदर्शिता पर जैसे गाढ़ा सफेदा पोत दिया गया हो। ज्यों-ज्यों समय बीत रहा था, कोहरा और घना होता जा रहा था। कुर्सी पर बैठे हुए किसी क्षण महसूस होने लगता था जैसे वह बालकनी पहाड़ियों से घिरे हुए खुले विस्तार में ना होकर अंतरिक्ष के किसी रहस्यमय प्रदेश में बनी हो। नीचे और ऊपर केवल आकाश ही आकाश हो, जिसके अतल में बालकनी की सत्ता एक अपने आप में पूर्ण और स्वतंत्र लोक की तरह हो। उसकी आंखें इस तरह एकटक सामने की तरफ देख रही थीं जैसे आकाश और कोहरे में उसे कोई अर्थ ढूंढना हो, अपनी बालकनी के वहां होने के रहस्य को जानता हो। हवा से कोहरे के बादल कई रूप लेकर इधर से उधर भटक रहे थे। अपनी गहराई में फैलते और सिमटते हुए वे अपनी थाह नहीं पा रहे थे। बीच बीच में कहीं देवदारों की फुनगियाँ एक हरी लकीर की तरह निकली हुई थीं, कोहरे के आकाश पर लिखी गई एक अस्त व्यस्त लिपि जैसी। देखते देखते वह लकीर भी गुम हो जाती थी। कोहरे का हाथ उसे रहने देना नहीं चाहता था। लकीर को मिटाते देख स्नायुओं में एक तनाव सा आ रहा था, जैसे किसी भी तरह वह उस लकीर को मिटने से बचा लेना चाहता हो। परंतु एक बार जब लकीर मिटकर बाहर नहीं निकली तो उसने सिर पीछे को डाल दिया और खुद भी कोहरे में कोहरा होकर पड़ा रहा। अतीत के कोहरे में कहीं वह एक दिन भी था जो 4 बरस बीत जाने पर भी आज तक नहीं बीत सका था। बच्चे की पहली वर्षगांठ थी उस दिन। वही उसके जीवन की सबसे बड़ी गांठ बन गई थी। विवाह के कुछ महीने बाद से ही पति पत्नी अलग रहने लगे थे। विवाह के साथ जो सूत्र जुड़ना चाहिए था वह जुड़ नहीं सका था। दोनों अलग अलग जगह काम करते थे और अपना अपना स्वतंत्र ताना बाना बुनकर जी रहे थे। लोकाचार के नाते साल 6 महीने में कभी एक बार मिल लिया करते थे। वह लोकाचार ही इस बच्चे को संसार में ले आया था। बीना समझती थी कि इस तरह जानबूझकर उसे फंसा दिया गया है। प्रकाश सोचता था कि अनजाने में ही उससे एक अपराध हो गया है, परंतु जन्म के 5वें या 6ठे रोज बच्चे की हालत सहसा बहुत खराब हो गई तो वह अपने कमरे में अकेला बैठा हवा में बच्चे के आकार को देखता हुआ कह रहा था, देख तुझे जीना है, तू इस तरह नहीं जा सकता, सुन रहा है? तुझे जीना है, हर हाल में जीना है, मैं तुझे जाने नहीं दूंगा, समझा? साल भर से बच्चा माँ के पास ही रह रहा था। बीच में बच्चे की दादी 6-7 महीने के लिए उसके पास रह आई थी। पहली वर्षगांठ पर वीना ने लिखा था कि वह बच्चे को लेकर अपने पिता के यहाँ लखनऊ जा रही है, वहीं पर बच्चे के जन्मदिन की पार्टी करेगी। प्रकाश ने उसे तार दिया था कि वह भी एक दिन के लिए लखनऊ आएगा, अपने एक मित्र के यहाँ हजरतगंज में ठहरेगा। अच्छा होगा कि पार्टी वहीं पर की जाए। लखनऊ के कुछ मित्रों को भी उसने सूचित कर दिया था कि उसके बच्चे की वर्षगांठ के अवसर पर वे उसके साथ चाय पीने के लिए आएं। उसने सोचा था कि बीना उसे स्टेशन पर मिल जाएगी,
परंतु वह नहीं मिली। हजरतगंज पहुंचकर नहा धो चुकने के बाद उसने बीना को संदेश भेजा कि वह वहां पहुंच गया है। कुछ लोग 4:30-5 बजे चाय पर आएंगे, इसलिए वह उस समय तक बच्चे को लेकर वहां अवश्य पहुंच जाए। परंतु 5 बजे, 6 बजे, 7 बज गए, बीना बच्चे को लेकर नहीं आई। दूसरी बार संदेश भेजने पर पता चला कि वहां पर लोगों की पार्टी चल रही है। बीना ने कहला भेजा था कि बच्चा 8 बजे तक खाली नहीं होगा, इसलिए वह उस समय तक उसे लेकर नहीं आ सकती है। प्रकाश ने अपने मित्रों को चाय पिलाकर विदा कर दिया। बच्चे के लिए खरीदे हुए उपहार बीना के पिता के यहाँ भेज दिए। साथ में यह संदेश भी भेज दिया कि बच्चा जब भी खाली हो उसे थोड़ी देर के लिए उसके पास भेज दिया जाए। परंतु 8 के बाद 9 बजे, 10 बजे, 12 बज गए, पर बीना ना तो बच्चे को लेकर आई और ना ही उसने किसी और के साथ उसे भेजा। प्रकाश रात भर सोया नहीं। उसके दिमाग में जैसे कोई छैनी से छीलता रहा। सुबह उसने फिर बीना के पास संदेश भेजा। इस बार बीना बच्चे को लेकर आ गई। उसने बताया कि रात की पार्टी बहुत देर तक चलती रही, इसलिए उसका आना संभव नहीं था। अगर वास्तव में उसे बच्चे से प्यार था तो उसका कर्तव्य था कि वह अपने उपहार लेकर खुद उनके यहाँ पार्टी में आ जाता। उस दिन सुबह से आरंभ हुई बात आधी रात तक चलती रही। प्रकाश बार बार कहता रहा, बीना, मैं इस बच्चे का पिता हूँ। पिता होने के नाते मुझे यह अधिकार तो है ही कि मैं बच्चे को अपने पास बुला सकूं। परंतु बीना का उत्तर था, आपके पास पिता का दिल होता तो क्या आप पार्टी में ना आते? आप मुझसे पूछें तो मैं तो कहूँगी कि यह एक आकस्मिक घटना ही है कि आप इसके पिता हैं। बीना, वह फटी फटी आंखों से उसके चेहरे की तरफ देखता रह गया। तुम बताओ, तुम क्या चाहती हो? कुछ भी नहीं। मैं आपसे क्या चाहूँगी? तुमने सोचा है कि बच्चे के भविष्य का क्या होगा? जब हम अपने ही भविष्य के बारे में नहीं सोच सकते तो इसके भविष्य के बारे में क्या सोचेंगे? क्या तुम यह पसंद करोगी कि बच्चे को मुझे सौंप दो और खुद स्वतंत्र हो जाओ? बच्चे को आपको सौंप दूं? बीना के स्वर में तृष्णा गहरी हो गई। इतनी मूर्ख मैं नहीं हूं। तो क्या तुम यही चाहती हो कि इसका निर्णय करने के लिए अदालत में जाया जाए? आप अदालत में जाना चाहें तो मुझे उसमें कोई ऐतराज़ नहीं। ज़रूरत होने पर मैं सुप्रीम कोर्ट तक लड़ूंगी। आपका बच्चे पर कोई अधिकार नहीं है। बच्चे को पिता से ज़्यादा माँ की ज़रूरत होती है। कई दिन, कई सप्ताह वह मन ही मन संघर्ष करता रहा। जहाँ उसे दोनों ना मिल सकते हों, वहाँ उसे माँ तो मिलनी ही चाहिए। अच्छा है, तुम बच्चे की बात भूल जाओ और नए सिरे से अपनी ज़िंदगी बनाने की कोशिश करो। मगर फिजूल की हुज्जत में कुछ नहीं रखा है। बच्चे अच्छे तो होते ही रहते हैं। तुम संबंध विच्छेद करके फिर से विवाह कर लो तो घर में बच्चे ही बच्चे हो जाएंगे। समझ लेना कि इस एक बच्चे के साथ कोई दुर्घटना हो गई थी। सोचने सोचने में दिन, सप्ताह और महीने निकलते गए। क्या सचमुच इंसान पहले की जिंदगी को मिटाकर नए सिरे से जिंदगी आरंभ कर सकता है? क्या सचमुच जिंदगी के कुछ वर्षों को एक दुस्वप्न की तरह भूलने का प्रयत्न किया जा सकता है? बहुत से इंसान ऐसे हैं जिनकी जिंदगी कहीं ना कहीं, किसी न किसी दोराहे से गलत दिशा की ओर भटक जाती है। क्या यही उचित नहीं है कि इंसान उस रास्ते को बदलकर अपनी गलती सुधार ले? आखिर इंसान को जीने के लिए एक ही जीवन तो मिलता है, वही प्रयोग के लिए और वही जीने के लिए। तो क्यों इंसान एक प्रयोग की असफलता को जीवन की असफलता मांग ले? कोर्ट में कागज पर हस्ताक्षर करते समय पंखे से टकराकर एक चिड़िया का बच्चा आ गिरा। हाय हाय, चिड़िया मर गई, किसी ने कहा। अरे मरी नहीं, अभी जिंदा है, कोई और बोला। चिड़िया नहीं है, ये चिड़िया का बच्चा है, किसी तीसरे ने कहा। नहीं, चिड़िया है,
नहीं, चिड़िया का बच्चा है। इसे उठाकर बाहर हवा में छोड़ दो। नहीं, यहीं पड़ा रहने दो, नहीं तो बाहर कोई बिल्ली खा जाएगी। और यह आया किस तरह से? जाने किस तरह रोशनदान के रास्ते आ गया शायद। बेचारा कैसे तड़प रहा है। शुक्र है पंखे ने इसे काट नहीं दिया। काट दिया होता तो बल्कि अच्छा होता। अब इस तरह बेचारा क्या जिएगा। तब तक पति पत्नी दोनों ने कागज पर हस्ताक्षर कर दिए थे। बच्चा उस समय कोर्ट के अहाते में कौवों के पीछे भागता हुआ किलकारियां मार रहा था। वहां धूल उड़ रही थी और चारों तरफ मटियाली सी धूप फैली थी। फिर वही दिन, सप्ताह और महीने। 2.5 साल गुजर जाने पर भी प्रकाश फिर से जिंदगी आरंभ करने का निश्चय नहीं कर पाया था। उस अरसे में बच्चा 3 बार उससे मिलने के लिए आया था। वह नौकर के साथ आता था और दिन भर रहकर अंधेरा होने पर लौट जाता था। पहली बार वह उससे शर्माता रहा था, मगर बाद में उससे हिल मिल गया था। प्रकाश बच्चे को लेकर घूमने जाता था, उसे आइसक्रीम खिलाता था, खिलौने दे देता था। बच्चा जाने के समय हट करता था, अभी नहीं दाऊंगा, दूध पीतल दाऊंगा, थाना तातल दाऊंगा। जब बच्चा इस तरह की बात कहता था तो उसके अंदर सहसा कोई चीज़ सुलग उठती थी। उसका मन होता था कि नौकर को झिड़क कर वापस भेज दे और बच्चे को हमेशा हमेशा के लिए अपने पास रख ले। जब नौकर बच्चे से कहता था, बाबा चलो अब देर हो रही है, तो प्रकाश का शरीर एक हताश आवेश से कांपने लगता था और बहुत कठिनता से वह अपने को संभाल पाता। आखिरी बार बच्चा रात के 9 बजे तक रुका था तो एक अपरिचित व्यक्ति उसे लेने चला आया था। बच्चा उस समय उसकी गोदी में बैठा खाना खा रहा था। देखिए, अब बच्चे को भेज दीजिए, इसे बहुत देर हो गई है, अजनबी ने आकर कहा था। आप देख रहे हैं बच्चा खाना खा रहा है। उसका मन हुआ कि मुक्का मार कर उस आदमी के दांत तोड़ दे। हाँ हाँ, आप खाना खिला लीजिए, अजनबी ने उदारता के साथ कहा। मैं नीचे इंतजार कर रहा हूँ। गुस्से के मारे प्रकाश के हाथ इस तरह कांपने लगे थे कि उसके लिए बच्चे को खाना खिलाना असंभव हो गया था। जब नौकर बच्चे को लेकर चला गया तो उसने देखा कि बच्चे की टोपी वहीं पर रह गई है। वह टोपी लिए हुए भागकर नीचे पहुंचा तो देखा कि नौकर और अजनबी के अलावा बच्चे के साथ और भी कोई है, उसकी माँ। वे लोग 40-50 गज आगे पहुंच गए थे। उसने नौकर को आवाज़ दी तो चारों ने मुड़कर एक साथ उसकी तरफ देखा। नौकर टोपी लेने के लिए लौट आया और शेष तीनों आगे चलते रहे। उस रात वह एक दोस्त की छाती पर सिर रखकर देर तक रोता रहा। नए सिरे से फिर वही सवाल उसके मन में उठने लगा, क्यों वह अपने को इस अतीत से पूरी तरह मुक्त नहीं कर लेता। यदि बसा हुआ घर बार हो तो अपने आसपास बच्चों की चहल पहल से वह इस दुख को भूल नहीं जाएगा। उसने अपने को बच्चे से इसलिए तो अलग किया था कि अपने जीवन को एक नया मोड़ दे सके। फिर वह इस तरह अकेली जिंदगी की यंत्रणा किस लिए सह रहा था? परंतु नए सिरे से जीवन आरंभ करने की कल्पना में सदा एक आशंका मिली रहती थी। वह उस आशंका से जितना ही लड़ता था वह उतनी ही और प्रबल हो उठती थी। जब एक बार प्रयोग सफल नहीं हुआ तो यह कैसे कहा जा सकता है कि दूसरा प्रयोग सफल होगा ही? वह पहले की भूल को दोहराना नहीं चाहता था, इसलिए उसकी आशंका ने उसे बहुत सतर्क कर दिया था। वह जिस किसी लड़की को अपनी भावी पत्नी के रूप में देखता, उसी के चेहरे में उसे पहले जीवन की छाया नजर आने लगती। हालांकि वह स्पष्ट रूप से इस विषय में कुछ भी सोच नहीं पाता था, फिर भी उसे लगता था कि वह एक ऐसी लड़की के साथ जीवन बिता सकता है जो हर दृष्टि से बीना के विपरीत हो। बीना में बहुत अहम था। वह उसके बराबर पढ़ी लिखी थी, उससे ज़्यादा कमाती थी। उसे अपनी स्वतंत्रता का बहुत मान था और वह समझती थी
कि किसी भी परिस्थिति में वह अकेले रहकर मुकाबला कर सकती है। शारीरिक दृष्टि से भी बीना काफी लंबी ऊंची थी और उस पर भारी पड़ती थी। बातचीत भी खुले मर्दाना ढंग से करती थी। वह अब एक ऐसी लड़की चाहता था जो हर तरह से उस पर निर्भर करे, जिसकी कमजोरियां एक पुरुष के आश्रय की अपेक्षा रखती हों। और कुछ ऐसी ही लड़की थी निर्मला, उसके एक घनिष्ठ मित्र कृष्ण जुनेजा की बहन। उसने एक बार उस लड़की को देखा था। बहुत सीधी साधी मासूम सी लड़की थी। बात करते हुए उसकी आंखें नीचे को झुक जाती थी। साधारण पढ़ी लिखी और बहुत साधारण ढंग से रहती थी। उसे देखकर अनायास मन में सहानुभूति उमड़ आती थी। 26-27 वर्ष की होकर भी देखने में वह 18-19 से ज्यादा की नहीं लगती थी। वह जुनेजा के घर की कठिनाइयों को जानता था। उन कठिनाइयों के कारण ही शायद इतनी उम्र तक उस लड़की का विवाह नहीं हो सका था। उसके साथ निर्मला के विवाह की बात चलाई गई तो उसके मन के किसी कोने में सोया हुआ पुलक सहसा जाग उठा। उसे सचमुच लगा जैसे उसका खोया हुआ जीवन उसे वापस मिल रहा हो, जैसे अंदर की एक टूटी हुई कल्पना फिर से आकार ग्रहण कर रही हो। हवा और आकाश में उसे एक और ही आकर्षण लगने लगा। रास्ते में बिकती हुई फूलों की बेनियां पहले से कहीं अधिक सुगंधित प्रतीत होने लगी। निर्मला ब्याह कर उसके घर में आई भी नहीं थी कि वह शाम को लौटते समय उसके लिए बेनियां खरीद कर घर लाने लगा। अपना पहले का घर उसे छोटा लगने लगा, इसलिए उसने एक बड़ा घर ले लिया और उसे सजाने के लिए नया नया सामान खरीद लाया। पास में ज़्यादा पैसे नहीं थे, इसलिए कर्ज ले लेकर भी उसने निर्मला के लिए न जाने क्या कुछ बनवा डाला। निर्मला हंसती हुई घर में आई और हंसती ही रही। पहले तो कुछ दिन वह समझ नहीं सका कि वह हंसी क्या है। निर्मला जब कभी बिना बात के हंसना शुरू कर देती और वह देर तक हंसती रहती, वह अवाक होकर उसे देखता रहता। 3-3, 4-4 साल के बच्चे भी उस तरह आकस्मिक ढंग से नहीं हंसा करते थे जैसे वह हंसती थी। कोई व्यक्ति उसके सामने गिर जाता या कोई चीज किसी के हाथ से गिरकर टूट जाती तो उसके लिए अपनी हंसी रोकना असंभव हो जाता। लगातार 10-10 मिनट तक वह हंसती रही, बेहाल सी होती रहती। वह उसे समझाने की चेष्टा करता कि ऐसी बातों पर नहीं हंसा जाता, तो निर्मला को और भी हंसी छूटती। वह उसे डांट देता तो वह उसी तरह आकस्मिक ढंग से बिस्तर पर लेटकर हाथ पर पटकती हुई रोने लगती, चिल्ला चिल्ला कर अपनी माँ को पुकारने लगती और अंत में बाल बिखेर कर और देवी का रूप धारण कर घर भर को शाप देने लगती। कभी अपने कपड़े फाड़ कर इधर उधर छिपा देती और गहने जूतों के अंदर संभाल देती। कभी अपने बाह पर फोड़े की कल्पना करके वह 2-2 दिन तक दर्द से कराहती रहती और फिर सहसा स्वस्थ होकर कपड़े धोने लगती और सुबह से शाम तक कपड़े ही धोती रहती। जब मन शांत होता तो मुंह गोल किए वह अंगूठा चूसने लगती। उठते बैठते खाते पीते प्रकाश के सामने निर्मला के तरह तरह के रूप आते जाते और उसका मन एक अंधे कुएं में गिरने लगता। रास्ते पर चलते हुए उसके चारों तरफ एक शून्य सा घिर जाता और वह कई बार भौचक्का सा सड़क के किनारे खड़ा हो जाता। सोचने लगता कि वह घर क्यों आया है और कहाँ जा रहा है। उसके किसी से भी मिलने की और कहीं भी आने जाने का मन ना होता। उसका मन जिस शून्य में भटकता रहता, उसमें कई बार उसे एक बच्चे की किलकारियाँ सुनाई देने लगती और वह बिल्कुल जड़ होकर देर देर तक एक ही जगह पर खड़ा रह जाता या बैठा रहता। एक बार चलते चलते खंबे से टकराकर वह नाली में गिर गया। एक बार बस पर चढ़ने की कोशिश में नीचे गिर जाने से उसके कपड़े पीछे से फट गए और वह इससे बेखबर दूसरी बस में चढ़कर आगे चल दिया। उसे तब पता चला जब किसी ने रास्ते में उससे कहा, जेंटलमैन, तुम्हें क्या घर जाकर कपड़े बदल नहीं लेने चाहिए? उसे लगता था जैसे वह जी ना रहा हो, सिर्फ अंदर ही अंदर घुट रहा हो।
क्या यह वही जिंदगी थी जिसे पाने के लिए उसने वर्षों तक अपने से संघर्ष किया था? उसे क्रोध आता कि जुनेजा ने उसके साथ इस तरह का विश्वासघात क्यों किया। उस लड़की को किसी मानसिक चिकित्सालय में भेजने की जगह उसका ब्याह क्यों कर दिया। उसने जुनेजा को इस संबंध में पत्र लिखे, परंतु उसकी ओर से कोई उत्तर नहीं मिला। उसने जुनेजा को बुला भेजा तो वह आया भी नहीं। वह स्वयं जुनेजा से मिलने गया था तो उसे जवाब मिला कि निर्मला अब उसकी पत्नी है। निर्मला के मायके के लोगों का अब उस मामले में कोई दखल नहीं है। और निर्मला घर में उसी तरह हंसती और रोती रही। तुम मेरे भाई से क्या पूछने गए थे? वह बाल बिखेर कर देवी का रूप धारण किए हुए कहती। तुम बीना की तरह मुझे तलाक देना चाहते हो, किसी तीसरी को घर में लाना चाहते हो। मगर मैं बीना नहीं हूँ, वह सती नारी नहीं थी, मैं तो सती नारी हूँ। तुम मुझे छोड़ने की बात भी मन में लाओगे तो मैं इस घर को जलाकर भस्म कर दूंगी। सारे शहर में भूचाल ले आऊंगी। लाऊं भूचाल? और बाहें फैलाकर वह कहती, आ भूचाल आ आ आ। मैं सती नारी हूँ तो इस घर की ईंट से ईंट बजा दे। आ आ आ। वह उसे शांत करने की चेष्टा करता तो वह कहती, तुम मुझसे दूर रहो, मेरे शरीर को हाथ मत लगाओ। मैं सती हूँ, देवी हूँ, साध्वी हूँ। तुम मेरा सतीत्व नष्ट करना चाहते हो, मुझे खराब करना चाहते हो। मेरा ब्याह तुमसे कब हुआ है? मैं तो अभी कुंवारी हूँ, छोटी सी मासूम बच्ची हूँ। संसार का कोई भी पुरुष मुझे छू नहीं सकता। मैं आध्यात्मिक जीवन जीती हूँ, मुझे कोई छूकर देखे तो सही। और फिर बाल बिखेरे हुए इसी तरह बोलती हुई कभी कभी वह घर के छत पर पहुंच जाती और कभी बाहर निकलकर घर के आसपास चक्कर काटने लगती। प्रकाश ने तो एक बार होठों पर हाथ रखकर उसका मुंह बंद करना चाहा तो वह और भी जोर से चिल्ला उठी, तुम मेरा मुंह बंद करना चाहते हो? मेरा गला घोटना चाहते हो? मुझे मारना चाहते हो? तुम्हें पता है कि मैं साक्षात देवी हूँ। मेरे चारों भाई मेरे शेर हैं, शेर। वे तुम्हें नोच नोच कर खा जाएंगे। उन्हें पता है उनकी बहन देवी स्वरूप है। कोई मेरा बुरा चाहेगा तो उसे उठाकर ले जाएंगे और काल कोठरी में बंद कर देंगे। मेरे बड़े भाई ने अभी अभी नई कार ली है, मैं उसे चिट्ठी लिख दूं तो वह अभी कार लेकर आएगा और हाथ पैर बांधकर तुम्हें कार में डालकर ले जाएगा। 6 महीने बंद रखेगा, फिर छोड़ेगा। तुम्हें पता नहीं वे चारों के चारों शेर कितने जालिम हैं। वे राक्षस हैं, राक्षस। आदमी की बोटी बोटी काट दें और किसी को पता भी न चले। मगर मैं उन्हें नहीं बुलाऊंगी। मैं सती नारी हूँ, इसीलिए अपने सत्य से ही अपनी रक्षा करूंगी। सब प्रयत्नों से हार कर प्रकाश थका हुआ अपने पढ़ने के कमरे में बंद होकर पड़ जाता तो आधी रात तक वह साथ के कमरे में उसी तरह बोलती रहती। फिर बोलते बोलते अचानक चुप हो जाती और थोड़ी देर के बाद दरवाज़ा खटखटाने लगती। क्या बात है? वह कहता। इस कमरे में मेरी सांस रुक रही है। निर्मला उत्तर देती, दरवाज़ा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है। इस समय सो जाओ, वह कहता। सुबह तुम जो कहोगी वहाँ ले जाऊंगा। मैं कहती हूँ दरवाज़ा खोलो, मुझे अस्पताल जाना है। वह जोर जोर से दरवाजे को धक्का देने लगती और तोड़ने लगती। प्रकाश दरवाज़ा खोल देता तो वह हंसती हुई उसके सामने आ जाती। तुम्हें हंसी किस बात पर आ रही है? प्रकाश कहता। तुम्हें लगता है मैं हंस रही हूँ? वह और जोर से हंसने लगती। यह हंसी नहीं, रोना है, रोना। तुम अस्पताल चलना चाहती हो? क्यों? अभी तो तुम कह रही थी। मैं अस्पताल चलने के लिए कहाँ कह रही थी? मैं तो कह रही थी कि मुझे उस कमरे में डर लगता है। मैं यहाँ तुम्हारे साथ सोऊंगी। देखो निर्मला, इस समय मेरा मन ठीक नहीं है। तुम थोड़ी देर में चाहे मेरे पास आ जाना, मगर इस समय थोड़ी देर के लिए। मैं कहती हूँ मैं अकेली उस कमरे में नहीं सो सकती। मेरे जैसी मासूम बच्ची क्या कभी अकेली सो सकती है? तुम मासूम बच्ची नहीं हो निर्मला, तो तुम्हें क्या मैं बड़ी नजर आती हूँ? एक छोटी सी बच्ची को बड़ी कहते हुए तुम्हारे दिल को कुछ नहीं होता, इसलिए कि तुम मुझे अपने पास सुलाना नहीं चाहते। मगर मैं यहीं सोऊंगी, यहाँ से नहीं जाऊंगी। तुम्हें अपने साथ सुलाना पड़ेगा। मैं विधवा थोड़ी हूँ जो अकेली सोऊं। मैं सुहागिन नारी हूँ। कोई सुहागिन क्या कभी अकेली सोती है?
मैं भावरे लेकर तुम्हारे घर में आई हूँ, ऐसे ही उठाकर नहीं लाई गई। देखती हूँ तुम मुझे कैसे अपने कमरे में भेजते हो। और प्रकाश के पास लेटकर उससे लिपट जाती। कुछ देर में जब उसकी स्नायु शांत हो जाते तो वो लगातार उसे चूमती हुई कहती, मेरा सुहाग, मेरा चांद, मेरा राजा, मैं तुम्हें कभी अपने से अलग नहीं कर सकती। तुम मेरे साथ 136 बरस की उम्र तक जियोगे। मुझे यह वर मिला हुआ है कि मैं 136 बरस तक सुहागिन रहूंगी। जिसकी भी मुझसे शादी होती वह 136 बरस तक की उम्र जीता। तुम देख लेना मेरी बात सच्ची निकलती है या नहीं। मैं सती नारी हूँ। मैं सती नारी के मुंह से निकली हुई बात कभी झूठी नहीं हो सकती। तुम सुबह मेरे साथ अस्पताल चलोगी? प्रकाश कहता। क्यों, मुझे क्या हुआ जो मैं अस्पताल जाऊंगी? मुझे तो आज तक सिर दर्द भी नहीं हुआ, मैं अस्पताल क्यों जाऊं? एक दिन प्रकाश उसके लिए कई कई किताबें खरीद लाया। उसने सोचा था कि शायद पढ़ने से निर्मला के मन को एक नई दिशा मिल जाए और वह धीरे धीरे अपने मन के अंधेरे से बाहर निकलने लगे। मगर निर्मला ने उन किताबों को देखा तो मुंह पिचकाकर एक तरफ हटा लिया। ये किताबें मैं तुम्हारे पढ़ने के लिए लाया हूँ, प्रकाश ने कहा। मेरे पढ़ने के लिए? निर्मला आश्चर्य के साथ बोली। मैं इन किताबों को क्यों पढ़ूंगी? मैंने तो मार्क्सवाद, मनोविज्ञान और सभी कुछ 14 वर्ष की उम्र में ही पढ़ लिया है। अब इतनी बड़ी होकर मैं ये किताबें पढ़ने लगूंगी? और उसके पास से उठकर अंगूठा चूसती हुई वह कमरे से बाहर चली गई। पापा! कोहरे के बादलों में भटका हुआ मन सहसा बालकनी पर लौट आया। खिलनमर्ग को जाने वाली सड़क पर बहुत से लोग घोड़े दौड़ाते जा रहे थे, एक धुंधले चित्र की बुझी बुझी आकृतियों जैसी। वैसी ही बुझी बुझी आकृतियां क्लब से बाजार की तरफ आ रही थी। बाईं ओर बर्फ से ढकी हुई पहाड़ी की एक चोटी कोहरे से बाहर निकल आई थी और जाने किधर से आती हुई सूर्य की किरण ने उसे दीप्त कर दिया था। कोहरे में भटके हुए पक्षी उड़ते हुए उस चोटी के सामने आ गए तो सहसा उनके पंख सुनहरे हो उठे, मगर अगले ही क्षण फिर धुंधलके में खो गए। प्रकाश कुर्सी से उठकर खड़ा हुआ और झांककर नीचे सड़क की तरफ देखने लगा। क्या वह आवाज पलाश की नहीं थी? परंतु सड़क पर दूर दूर ऐसी आकृति नहीं दिखाई दे रही थी जिसे उसकी आंखें उस बच्चे के रूप में पहचान सके। आंखों ही आंखों टूरिस्ट होटल के गेट तक जाकर वह लौट आया और गले पर हाथ रखकर जैसे निराशा की चुभन को रोके हुए फिर कुर्सी पर बैठ गया। 10 के बाद 11, 12 और फिर 1 भी बज गया था और बच्चा नहीं आया था। क्या बच्चे के पहले जन्मदिन की घटना आज फिर दोहराई जानी थी? मुट्ठियां बंद किए उन पर माथा रखकर वह बालकनी पर झुक गया। कहानी का शेष हिस्सा अगले भाग में। धन्यवाद।